दोस्तों, आपका स्वागत है स्कॉलर अलाइट में। जो लोग ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी वीडियोस मैं अपलोड करूंगा आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से पता चलता रहे। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। इस वीडियो में एमपी पुलिस का जो मैंने सब इंस्पेक्टर के लिए जीके और साइंस का क्विज स्टार्ट किया है उसका पार्ट 3 बताने जा रहा हूं, जिसके अंतर्गत जो है कुछ साइंस के क्वेश्चन रहेंगे, कुछ जीके के क्वेश्चन रहेंगे और एमपी के क्वेश्चंस भी रहेंगे। ये क्वेश्चंस मेनली प्रीवियस ईयर रहेंगे और इसमें जो है कुछ क्वेश्चन जो ऐड करेंगे हम वो कुछ नए क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, जैसा कि मैंने कांस्टेबल के लिए स्टार्ट किया था तो उससे कुछ लोगों को बहुत बेनिफिट मिला है। क्वेश्चंस पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में से भी, तो इसलिए मैंने एसआई का भी प्रीवियस ईयर सॉल्व कराना शुरू कर दिया है। जल्द से जल्द इस सीरीज़ को मैं कंप्लीट कर दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम पहला क्वेश्चन, आज का पहला क्वेश्चन, किस नदी को दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है? यानी कि जो दक्षिण की गंगा किसे कहा जाता है, इंडिया में कहा जाता है। पहला ऑप्शन है यमुना, दूसरा ऑप्शन है गोदावरी, तीसरा ऑप्शन है ब्रह्मपुत्र और चौथा नंबर का नर्मदा। तो चलिए देखते हैं। देखिए, यमुना नदी को नहीं कहा जाता, जैसा कि ये क्वेश्चन तो बहुत इजी है। गोदावरी नदी को जो है दक्षिण की गंगा कहा जाता है। ठीक है, वहां पे गोदावरी नदी को जो है दक्षिण की गंगा का दर्जा दिया गया है। अब थोड़ा सा ब्रह्मपुत्र के बारे में बात कर लेते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी जो है प्रवाह तंत्र के हिसाब से सबसे बड़ी नदी है हमारे इंडिया की। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है कि ब्रह्मपुत्र नदी है, अभी एक इस पे जो मेनली इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि इस पे एक ब्रिज बनाया गया, एक पुल बनाया गया है जो 9.5 किलोमीटर लंबा है और ये हमारे भारत का सबसे लंबा पुल हो चुका है, जिसको ढोला सरदिया ब्रिज के नाम से भी जाना जाता है। तो ये जो है ब्रह्मपुत्र की एक सहायक नदी पर बनाया गया है। अगर वो सहायक नदी का ऑप्शन देता है तो ठीक, नहीं तो ब्रह्मपुत्र हमेशा सही आंसर जाएगा। और नर्मदा नदी जैसा कि एमपी के अमरकंटक से निकलती है। ठीक है, इस टाइप से। तो चलिए यहाँ पे जो है ये डिस्कस हो गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका बी, यानी कि गोदावरी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। म्यांमार को खालिस्तान भी कहा जाता है, यानी कि जो म्यांमार है उसको क्या कहा जाता है? पहले अगर कहा जाता था तो म्यांमार को जो बर्मा, मंगोलिया, भूटान या वियतनाम, तो इसको बोला जाता था बर्मा। क्या बोला जाता है इसको? बर्मा भी बोला जाता है। चलिए बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन की। वह विज्ञान जो जीवों की समानता और अंतर के साथ संबंधित है, यानी कि जो सिमिलैरिटीज होती हैं और उसके अंतर, उसमें डिफरेंस, समानता, ये सब किस उसमें देखा जाता है? किस विज्ञान में, कौन सी साइंस के अंतर्गत आता है? इकोलॉजी, जेनेटिक्स, जो अनुवांशिकी होता है, या फिर इतने सारे जो चीज़ें हैं जिसमें मेनली देखिए क्या होता है कि इसमें ये देखा जाता है आपका कि व्यक्ति के गुण किस तरीके से समान हैं, आपके क्या क्रियाएं मिल रही हैं, गुणसूत्र मिल रहे हैं, क्या हो रहा है। तो ये सब एक साइंस के थ्रू चेक किया जाता है। तो उस साइंस को जो कहा जाता है अनुवांशिकी कहा जाता है। ठीक है, अनुवांशिकी कहा जाता है, यानी कि जेनेटिक्स उसको बोला जाता है। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा बी नंबर का, जेनेटिक्स। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की कि शैवाल पौधों में नर और मादा अंग कहलाते हैं। मेल एंड फीमेल ऑर्गन्स इन मॉस प्लैनेट आर कॉल्ड एज। ठीक, तो जो प्लांट्स होते हैं यानी कि शैवाल जो होते हैं आपके ये वाले, तो इसमें क्या कहा जाता है? देखिए, तो पहला ऑप्शन है पुमंग और जमैंग, ये जो है आपके फूलों में पाए जाते हैं। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है एंथ्रेडियम और अंडजन्नी, तीसरा ऑप्शन है एंथ्रेडियम और स्त्रिंधानी, और चौथा है आपका नर शंकु और मादा शंकु। तो इसका आंसर जो हो जाने वाला है, आई थिंक सी इज़ द राइट आंसर। चलिए देखते हैं आंसर क्या है इसका। जी हाँ, सी है इसका राइट आंसर। एंथेरिडियम और स्त्री जो है उसका धानी। ठीक, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। ये चीज़ें, कुछ चीज़ें होती हैं जो, ये सब जो है टफ क्वेश्चन आते हैं। पिछले बार कई बच्चों ने जो है इसको नहीं बनाया था। तो ये आप जब लूसेंट में आप सवाल वगैरह पढ़ेंगे तो उसमें मिल जाएगा, या तो लूसेंट, नहीं तो और साइंस की जो बुक्स होंगी डिटेल्स वाली उसमें आपको मिलेगा। जैसे एक बाणी पब्लिकेशंस की बुक आती है साइंस की, तो इलाहाबाद पब्लिकेशन रहता है उसका, वो आप देख सकते हो, उसमें भी ये चीज़ें डिटेल में आपको मिल जाएंगी। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। नई रक्त कोशिकाएं कहाँ बनती है? न्यू ब्लड सेल जो कहाँ बनती है? तो ब्लड सेल जैसा कि आपको पता है बोन मैरो में बनती है, यानी कि अस्थि मज्जा में बनती है। तो इसका आंसर हो जाएगा अस्थि मज्जा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। फिर यकृत दिया हुआ है, दिल दिया हुआ है, तो दिल तो हृदय जो है हमारा खून को पंप करता है, फेफड़े जो है हवा लेता है, हवा भरता है, ये सब चीज़ें
किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा बोन मैरो, यानी कि नई रक्त कोशिकाएं बोन मैरो में बनती हैं। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की कि कोशिका विभाजन की वह कौन सी अवस्था है जिसके परिवर्तन प्रोफेज के विपरीत में होता है। अब थोड़ा सा आपको जो है यहाँ पे इसके लिए कोशिका विभाजन को समझना पड़ेगा। तो कोशिका विभाजन की बात करते हैं हम, थोड़ा सा आपको बताते हैं कोशिका विभाजन के बारे में। तो कोशिका विभाजन की अगर बात करें तो 1855, कोशिका विभाजन की अगर बात करें तो 1855 में वर्चो ने स्पष्ट किया था। ठीक है, किसने किया था? वर्चो जी थे, उन्होंने ये स्पष्ट किया था कि कोशिका जो है नई कोशिकाएं बनती है, जन्म लेती हैं, ये होता है वो होता है। तो कोशिका सेल बता, उसमें ये बताया कि एक डॉटर सेल होता है, एक प्रमुख सेल होता है। जो इस तरीके से प्रमुख सेल होता है वो अपने डॉटर सेल को जन्म देता है। कोशिका से कई कोशिकाओं का निर्माण होता है और ये जो है मेनली जो है दो प्रकार के होते हैं, जैसे कि समसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन, इस तरीके से होते हैं। और इसमें कई सारे जो है फेजेस होते हैं। ठीक है, इसमें क्या है, कई सारे फेजेस होते हैं, जैसे प्रोफेज होता है आपका, मेटाफेज होता है आपका, एंटाफेज होता है, टेलोफेज होता है, एनाफेज होता है, ये सब फेज होते हैं। तो इसमें ये पूछा गया है कि प्रोफेज के विपरीत कौन सा है। तो प्रोफेज के विपरीत अगर आपसे पूछ रहा है तो पहले आपको पता होना चाहिए कि प्रोफेज में आखिर होता क्या है, तभी तो आप बता पाओगे कि उसके विपरीत में क्या होता है। तो प्रोफेज जो होता है आपका, प्रोफेज में पता क्या होता है, प्रोफेज जो है एक समसूत्री विभाजन के अंतर्गत आता है और इसमें जो है निर्जलीकरण शुरू हो जाता है, यानी कि कोशिका का जो पानी है वो निर्जलीकरण यानी पानी खत्म होने लगता है धीरे धीरे। और इससे क्या होता है कि जो कोशिका होता है उसमें क्रोमेटिन जाल भी स्पष्ट नजर आने लगता है। जैसे जैसे पानी खत्म होता है तो कोशिका का जो क्रोमेटिन एक जाल होता है उसमें, और वो धीरे धीरे आपको नजर आने लगेगा। ठीक है, क्या होगा, जैसे मान लीजिए ये एक कोशिका है, अब इसमें क्या होगा कि धीरे धीरे वो खत्म होगा पानी, तो ये जो है ऐसे ऐसे जाल रहते हैं, वो आपको क्रोमेटिन के जाल जो है आपको दिखाई देने लगेगा। अब जाल दिखाई देने लगेगा, इसके पश्चात क्या होगा, क्रोमेटिन के जाल जो है धागे टूटकर छोटे छोटे बहुत सारे उसमें बनने लगते हैं, छोटे छोटे, मतलब ये जो है टूटने लगेंगे, छोटे छोटे धागों में विभक्त हो जाएंगे। और इस तरीके से जो है क्रोमोसोम का जो है क्रोमोमियर जो होते हैं, इनका निर्माण धीरे धीरे होता रहता है। ये सब प्रोसेस इसमें चलता रहता है। तो ये प्रोसेस क्या हुआ, इसमें मेन आपको याद रखना है कि प्रोफेज में निर्जलीकरण शुरू होने लगता है। क्या शुरू होने लगता है, निर्जलीकरण। क्या हुआ कि निर्जलीकरण यहाँ पे शुरू हो गया। ठीक है, तो अब निर्जलीकरण शुरू हो गया। अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं आपका कि इसका विपरीत क्या था। तो इसका विपरीत पहले आंसर देखते हैं। इसका विपरीत होता है टेलोफेज होता है। इसका विपरीत क्या होता है, इसका विपरीत होता है टेलोफेज। अब टेलोफेज में क्या होता है, इस अवस्था में जो संतति गुण सूत्र होता है वो विपरीत दिशा में खिसकते जाते हैं और यहाँ पे अगेन जो है उनका जलीयकरण होता है, यानी कि टेलोफेज में जो है यहाँ पे उनको निर्जलीकरण ना होकर इसमें फिर से पानी दिया जाता है, जलीकरण होता है। तो प्रोफेज में क्या हो रहा था, निर्जलीकरण हो रहा था, और टेलोफेज में पानी दिया जा रहा है, तो इसलिए टेलोफेज जो है इसका एकदम अपोजिट हो जाता है। तो चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। वह धातु जो प्रज्वल ताप तक गर्म करने पर चमकीले सफेद प्रकाश के साथ जलती है, मतलब इसमें कौन सी धातु है जो अगर उसको गर्म करेंगे उच्च ताप पर तो चमकीले सफेद जो प्रकाश है उसके साथ जलेगी। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा मैग्नीशियम। मैग्नीशियम को उच्च ताप पे जलाने पर वो सफेद प्रकाश देगा आपको। ठीक है, चलिए बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन की कि कॉपर सल्फेट का विलयन लोहे के पात्र में संग्रहण नहीं किया जा सकता क्योंकि। तो देखिए ये एक आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि कॉपर सल्फेट का जो विलयन है अगर उसमें आप लोहा डालते हो तो लोहा जो है घुलने लगता है। तो जी हाँ, यही आंसर होगा। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन पहला है कि लोहा कॉपर सल्फेट में घुल जाएगा, एकदम यही सही आंसर होना चाहिए। लोहा फेरस सल्फेट के रूप में क्रिस्टलीकृत हो जाएगा, नहीं, लोहा फेरिक सल्फेट बन जाता है, ये सब गलत है। ऑप्शन यही है ए वाला सही कि लोहा जो है कॉपर सल्फेट के विलयन में घुल जाएगा, इसलिए नहीं रखा जाता है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्षारीय माध्यम में फिनेफ्थलीन का रंग कैसा हो जाता है, यानी कि जब क्षार से ये टकराएगा तो इसका कलर कैसा हो जाएगा, तो इसका कलर हो जाएगा गुलाबी कलर का हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। आपको आजकल लिटमस पेपर का नहीं पूछ रहा है, आजकल ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा गुलाबी। लूसेंट में साफ साफ एक चार्ट बना के दिया गया है, बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया गया है, तो आप जरूर उसको पढ़ लीजिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे क्या बोला जा रहा है। एक लोहे की चम्मच पर चांदी के विद्युत लेपन के दौरान क्या होगा? कैथोड का द्रव्यमान बढ़ जाएगा क्या, या कैथोड का द्रव्यमान घट जाएगा, एनोड का द्रव्यमान बढ़ जाएगा, या इलेक्ट्रोलाइट का सांद्रण बढ़ जाएगा? तो यहाँ पर एक लोहे की चम्मच पर चांदी के विद्युत लेपन के दौरान कैथोड का द्रव्यमान हमेशा बढ़ता है, तो आंसर हो जाएगा मास ऑफ द कैथोड इंक्रीजेज, यानी कि कैथोड का द्रव्यमान हमेशा बढ़ जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तत्वों की द्रव्यमान संख्याएं हमेशा पूर्ण संख्याएं होती हैं, लेकिन परमाणु हस्तियां नहीं होती। इसके अस्तित्व के मतलब किस कारण से ऐसा होता है कि हमेशा होल नंबर होता है बट एटॉमिक मास जो है उसमें नहीं वैसा होता है? तो अगर हम इसकी बात करते हैं, इसका मतलब हो जाएगा कि वो क्या होंगी कि एटॉमिक मासेस जो है एक से नहीं होते, तो ये होता है समस्थानिक के कारण। ठीक है, किसके कारण होता है? समस्थानिक, जिसको आइसोटोप्स बोलते हैं। ठीक, क्या बोलते हैं? आइसोटोप्स बोलते हैं। तो आंसर बी मतलब ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही आंसर। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की कि जल का एक निश्चित द्रव्यमान का अधिकतम घनत्व, यानी कि जल का सीधे सीधे पूछा जा रहा है घनत्व तो सबसे ज्यादा कहां पर होता है? तो जल का घनत्व जो होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर सबसे अधिक आपका मिलेगा। शौर्य जो एक भारतीय तट रक्षक जहाज ICGS है, किस भारतीय पोत प्रांगण द्वारा शुरू किया गया है? यानी कि कहाँ का है ये, किस शिपयार्ड के द्वारा शुरू किया गया है? तो इसका जो आंसर होने वाला है आपका आंसर हो जाएगा गोवा पोत प्रांगण लिमिटेड, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की कि 1956 में प्रकाशित द क्वीन ऑफ झांसी, ठीक है, झांसी की रानी के लेखक कौन हैं? जयश्री मिश्रा, क्रिस्टोफर निकोले, ठीक है, उसके बाद सोहराब मोदी या महाश्वेता देवी? तो इसका आंसर हो जाएगा महाश्वेता देवी जो है इसके आंसर हो जाएंगे, यानी कि डी इज द राइट आंसर। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। मध्य प्रदेश को डैश में सर्वश्रेष्ठ पर्यटन राज्य का दर्जा या पुरस्कार मिला था? तो अगर बात करें तो ये मिला था 2013 में। 2013 में मध्य प्रदेश को जो है पर्यटन यानी कि टूरिज्म स्टेट अवार्ड मिला था। तो ये एमपी का करंट हो गया, तो ये पूछा गया था पिछले साल 2016 मध्य प्रदेश सब इंस्पेक्टर के एग्जाम में। अब इस टाइप के क्वेश्चन आजकल जो है ट्रेंड बन गया है, एग्जामिनेशन में एक क्वेश्चन जरूर आता है इस टाइप का, तो देखिए इसके लिए थोड़ा सा आपको डीप नॉलेज होना चाहिए। बस ये क्वेश्चन इजी है, इजीली आप लगा लेंगे। अब जैसा कि केरल, देखिए मंदिर के नाम दिए हुए हैं और स्टेट दिए हुए हैं, तो अब इसको कैसे चेक किया जाता है? देखिए मान लीजिए आंध्र प्रदेश केरल का आपको नहीं पता, लेकिन उत्तर प्रदेश का आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश आपका नॉर्थ एरिया में है और इधर हनुमान जी की पूजा अधिक होती है, तो उत्तर प्रदेश में चला जाएगा संकट मोचन हनुमान मंदिर। थोड़ा सा आपने दिमाग लगा लिया, ठीक है। अब तिरुपति बालाजी तो सबने सुना होगा कि तिरुपति मंदिर जो है आपका कहाँ पे है, तो ये भी आप इजीली आंध्र प्रदेश में लगा दोगे कि तिरुपति मंदिर आंध्र प्रदेश। अब दो लगा लिया आपने, दो बचा, तो जो दुर्गियाना मंदिर है और एक पद्मनाभ स्वामी मंदिर है, तो इन दोनों में कंफ्यूजन, तो आपने ये पद्मनाभ स्वामी मंदिर जो है सुना होगा, हमेशा न्यूज़ में बना रहा है, तो ये केरल में है। और एक ऑप्शन बच गया आपका डी जो है दुर्गी आना मंदिर, ये पंजाब के अंतर्गत आ जाएगा। तो इस तरीके से एक दो ऑप्शन से आप इसका आंसर लगा सकते हैं। तो अगर ऐसा ऑप्शन देखें तो देखिए पहले का डी होना चाहिए, तो पहले का डी आपको 3 में मिल रहा है, फर्स्ट सेकंड और फोर्थ में। दूसरे का सी होना चाहिए, तो दूसरे का सी आपको फर्स्ट में मिल रहा होगा और सेकंड में भी मिल रहा है। अब तीसरे का है बी, तो तीसरे का बी फर्स्ट में मिल रहा है, तो यही आंसर हो जाने वाला है आपका, यानी कि फर्स्ट नंबर इज द राइट आंसर। देखते हैं, यस जी हाँ, पहला एकदम सही आंसर है। अगला, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? तो ब्लीचिंग पाउडर का जो रासायनिक नाम है इसका आंसर हो जाएगा आपका कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। क्या हो जाएगा? कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। ऑप्शन क्या क्या थे? कैल्शियम डाइक्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम हाइड्रोक्लोराइड, लेकिन यहाँ पे हाइड्रो नहीं, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड है ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम। सभी कोयलों में उत्पन्न कोयला, मतलब सभी कोयलों में उत्तम कोयला कौन सा बोल रहा है? पीट घटिया होता है, बिटुमिनस मीडियम लेवल का कोयला है, लिग्नाइट या भूरा कोयला ये भी बीच का ही कोयला है, और एंथ्रेसाइट, एंथ्रेसाइट सबसे अच्छा कोयला होता है, इसमें लगभग 80 से 85% कार्बन की मात्रा होती है। तो एंथ्रेसाइट कोयला बहुत ही उच्च क्वालिटी का कोयला है, तो इसका आंसर हो जाएगा एंथ्रेसाइट कोयला। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की कि बीएसएनएल मोबाइल को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो बीएसएनएल मोबाइल को पहले एमटीएनएल, सेल 1 या
ब्रीफ सॉफ्ट नाइस लाइन किस नाम से जाना जाता था? तो देखिए इसको जाना जाता था सेल-1 के नाम से। किसको? BSNL को सेल-1 के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लैन का पूर्ण स्वरूप क्या है? मतलब जो कंप्यूटर नेटवर्क के अंतर्गत लैन का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है, LAN, तो इसका आंसर होता है, मतलब फुल फॉर्म होगा लोकल एरिया नेटवर्क। तो कौन सा है इसमें? यानी कि बी ऑप्शन हो जाएगा, लोकल एरिया नेटवर्क। ये जो है एक छोटे से जगह पे काम करता है, छोटे से जगह पे 50 से 60 कंप्यूटर को आप इससे इजिली कनेक्ट कर सकते हो। एक लोकल एरिया होता है, एक वाइड एरिया नेटवर्क होता है। ठीक है, इस तरीके से चीज़ें चलती हैं। तो ये इसका जो दायरा होता है लगभग 100 मीटर के आसपास में आप लैन को चला सकते हो, या एक कमरे में भी इसको सीमित रख सकते हैं 50 से 100 कंप्यूटर के बीच में। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो यहाँ पर क्वेश्चन समाप्त होते हैं इस वीडियोस के, और क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। अब आप लोग क्या कीजिए कि वीडियोस को देखिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और डेली मैं ऐसे ही 2 वीडियो पब्लिश करूंगा, जो कि जल्द से जल्द एसआई का सिलेबस ये वाला जो है सीरीज़ ख़त्म हो जाएगी, ताकि आप जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर पाएंगे। तो वीडियोस को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और फेसबुक पेज को भी लाइक कीजिए। चलिए मिलते हैं अगले पार्ट में। थैंक यू।